Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग फिनॉल को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम फिनॉल्स का इंट्रो देखे थे, जिसमें जनरल मेथड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेज, इन सब के बारे में हम बात किए थे। अब हम क्लास को आगे प्रोसीड करते हुए आज का मेरा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ फिनॉल। चलिए देखते हैं। इसमें कोई खास हमको मैकेनिज्म ध्यान नहीं रखना है, बस ये रिएक्शंस को ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें आएगा तो वहाँ पे वो हमें लिखना है। तो देखते हैं जनरल मेथड। सबसे पहले देखते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। मैं यहाँ पे 3 मेथड्स बताया हूँ, ऐसे 4-5 भी मेथड्स होते हैं, बट यहाँ पे मैं 3 मेथड्स आपको बताया हूँ। तो सबसे पहले जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की प्रिपरेशन के बारे में हम देख रहे हैं। तो यह फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, यानी कि क्लोरोबेंजीन कंपाउंड से हम फिनॉल को कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। तो जब भी क्लोरोबेंजीन पे हम एक्वस NaOH से यानी हाइड्रोलिसिस करते हैं, हम क्लोरोबेंजीन को एक्वस NaOH से एट 350 डिग्री सेल्सियस एंड 150 ATM से, तो मेरा बनता है सोडियम फिनोऑक्साइड। फर्दर इसको जब हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HCl से, तो मेरा फिनॉल का प्रोडक्शन होता है। इसमें मैं पॉइंट्स लिख दिया हूँ। इन्वॉल्व द हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन विद एक्वस NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। तो ये मेरा पहला प्रिपरेशन मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है। दूसरा हम कैसे बना सकते हैं? दूसरा हम फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम क्यूमीन से। इसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी नेम करते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी क्यूमीन को हम बोलते हैं। तो जब क्यूमीन का हम ईयर ऑक्सीडेशन कराएंगे, O2 ईयर ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो मेरा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब फर्दर इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को हम डाइल्यूट HCl से ट्रीट करते हैं, तो मेरा फिनॉल प्लस एसीटोन का प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहला मेथड था मेरा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से बनाने का, जो फिनॉल प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम डो प्रोसेस बोलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, डो प्रोसेस बोलते हैं क्लोरोबेंजीन से जब हम फिनॉल को बनाते हैं। और फिर क्यूमीन से हम फिनॉल को बनाते हैं। बाई प्रोडक्ट में यहाँ पे मेरा एसीटोन आता है क्यूमीन में। अब तीसरा हम देखते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को जब हम सिंपली वार्म करते हैं, तो यह फिनॉल का प्रोडक्शन होता है, तो फिनॉल प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इस तीनों प्रोसेस में कौन सा इजीली हम प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में, अभी बता सकते हैं। सिंपली बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को हम वार्म कर रहे हैं, तो मेरा फिनॉल बन रहा है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ कि इजीली परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। ये सिंपल सा था। मेन इसमें जो समझने वाली बात है वह आगे है। अब जब ध्यान में रख लीजिएगा, मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहां से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है, इस पे फोकस करने वाली बात है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल की एसिडिटी हम देखते हैं किसके कंपेयर में, अल्कोहल, एसिड, उनके कंपेयर में हम देखते हैं। तो फिनॉल्स, अब ये जो फिनॉल्स है वो इसी को फिनॉल्स बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं इसको। तो जो फिनॉल्स है वह एसिड क्यों होता है, जो फिनॉल्स है वो एसिडिक नेचर क्यों शो करता है? एसिड होना और एसिडिक नेचर शो करना, एसिडिक होना और एसिडिक नेचर शो, यानी कि यह फिनॉल है वह पूरी तरह एसिड नहीं है, बट फिर भी यह एसिडिक नेचर शो करता है, स्लाइटली एसिडिक यह होता है। क्यों? क्योंकि अब जैसे कि H2SO4, HNO3, ये सब हाईली रिएक्टिव्स होते हैं, ये सब जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बट फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। फिर भी यह एसिडिक नेचर शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि रेजोनेंस के कारण, पिछले लेक्चर में हम आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से बताए थे, यहाँ भी मैं मेंशन कर दिया हूँ फिर से, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो जब एसिडिक होता क्या है, वैसे केमिकल जो एक
आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के थ्रू वाटर में जो H+ को रिलीज करे वह एसिड होता है। तो फिनॉल को जब हम वाटर में डालते हैं तो वह फेनोऑक्साइड आयन प्लस H+ में टूटता है, तो H+ रिलीज कर रहा है, इसलिए एसिडिक नेचर तो यह शो कर रहा है। ये तो यहां तक तो क्लियर है। अब यह H+ रिलीज क्यों रिलीज कर रहा है, क्यों यह अपने से H+ को हाइड्रोजन एटम को डिसोसिएट करके अलग कर रहा है, क्योंकि रिलीज करने के बाद जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है, वह निगेटिव चार्ज स्टेबल है। ध्यान से समझिए, कोई भी अगर यह निगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता तो क्या यह फिनॉल अपने से हाइड्रोजन को दूर करते? नहीं करते। अगर आपसे कोई दूर हो जाए और आप स्टेबल नहीं है उसके दूर होने से, तो आप भी चाहिएगा ना कि यार मैं उससे दूर नहीं हूं, वो मेरे साथ रहे। क्यों रहे? क्योंकि मैं उसके साथ स्टेबल हूं। अगर आप किसी के साथ स्टेबल नहीं है तो आप भी चाहिए कि नहीं यार वो मैं उसके साथ नहीं रहूं। सेम कहानी यही यहाँ पे भी है। यह हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद यह जो निगेटिव चार्ज है वह निगेटिव चार्ज स्टेबल है, इसको रेजोनेंस प्रोवाइड होता है। जो स्टेबल है यार, मैं यहाँ पे बता दिया हूँ कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फेनोक्साइड है, तो जो फेनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो रहा है वह स्टेबल है, जिसके कारण यह एसिडिक नेचर शो करता है और यह एसिडिटी शो करता है, या फिनॉल एसिडिक होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब यह इतना अभी तो हम देख लिए कि जो फिनॉल है वह एसिडिक होता है। अब देखते हैं कि इस पे अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स को ऐड कर रहे हैं तो इसके एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कहने का अर्थ है कि कोई भी अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें ज्वाइंट कर रहे हैं तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सिंपल सा यही पूछ रहा है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स, मैं पिछले लेक्चर आप लोग अटेंड किए होंगे तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही क्लियर हो गया होगा। अब मेरे ख्याल से उतना हमें भी वर्क करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने तरह के हो सकते हैं। 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो या तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, 2 तरह से। तो अब हमें यही देखना है कि इस फिनॉल पे हम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो इसके एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो इसके एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। थोड़ा सा आप ध्यान दें तो आप खुद इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब आप ही बताइए, इसको मैं अगर वाटर में डाला हूं तो ये मेरा फेनोक्साइड आयन प्लस H+, ये निगेटिव चार्ज है। अगर इस पे मैं कोई ऐसा ग्रुप ऐड करूं जो इस निगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं करे तो क्या इसकी एसिडिटी बढ़ेगी या घटेगी? ध्यान से सुनिए, अगर कोई ऐसा ग्रुप मैं ऐड करूं इस पे जो कि इस निगेटिव चार्ज को अनस्टेबल करे तो क्या एसिडिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। इसलिए घटेगी क्योंकि अगर वह ग्रुप, यानी कि वह कौन सा ग्रुप होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यानी कि अगर मैं इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ऐड कर रहा हूं तो एक तो इसके पास ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है और दूसरा इस पे इसके सब्स्टिट्यूएंट्स पे जो भी मैं ऐड कर रहा हूं डोनेटिंग ग्रुप, वो भी इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो दे रही है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ रही है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है तो यह जो फिनॉल है इस केस में हाइड्रोजन को डिसोसिएट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन डिसोसिएट करने के बाद जो निगेटिव चार्ज आ रहा है वह निगेटिव चार्ज इस पे लगे सब्स्टिट्यूएंट्स के कारण अनस्टेबल हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन को रिलीज कर देने के बाद यह अनस्टेबल हो रही है तो क्यों छोड़ना चाहेगी? आप ही बताइए, नहीं छोड़ना चाहेगी, यानी कि बहुत धीरे धीरे डिसोसिएशन होगी, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। अब इसके रिवर्स मैं बोलूं कि अगर इस पे कोई मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड कर दे रहा हूं तो क्या इसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी या घटेगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि एक तो इस पे नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन को रिलीज करने के बाद नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस मिल ही रही है, और दूसरा विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि एक तो इसको रेजोनेंस रस जो मिल रही है और दूसरा ऐसा ग्रुप हम ऐड करते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और खींच रही है।
तो ये तो और स्टेबल है ना, तो ये और स्टेबल है ना। तो जब ये स्टेबल है तो हाइड्रोजन को आराम से छोड़ देगी। अगर आप किसी को छोड़ के ज्यादा स्टेबल है तो आप आराम से उसको कीजिएगा कि नहीं भैया हम तो आपसे संबंध नहीं रखने में ही सेटिस्फाई हैं, तो उस केस में आप स्टेबल हैं। तो वही केस है, क्योंकि यहाँ इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। अब चलते हैं, थोड़ा सा इसमें खास समझने वाली बात, अब चलते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि ये मेरा फिनॉल है, फिनॉल है। अब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। लगा देते हैं ना यार, इतना पढ़ में नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अब देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अब प्लस H प्लस NO2, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है डिसोसिएट होने के बाद जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रही है, तो एक तो इसको रज्जो मिल रही है और रज्जो के बाद यानी रेजोनेंस मिल रही है। रेजोनेंस के बाद भी यह जो NO2 ग्रुप है वह भी इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि ये डबल बॉन्ड O जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगी, यानी कि पैरा पोजीशंस पे ऐड किए हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से जब यहाँ फोकस कीजिए, जब पैरा पोजीशंस पे पहुंचेगी तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगी तो फिर ये इधर की तरफ भी रेजोनेंस, ये इधर की तरफ भी रेजोनेंस करेगी। इसलिए इसको जो नाइट्रो ग्रुप है एक तरह से पैरा पे आने के बाद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है ना, ये नाइट्रो ग्रुप भी अपने में भी रज्जो इसको मिल रही है, नाइट्रो ग्रुप रेजोनेंस प्रोवाइड कर रहा है, खींच रहा है, तो यह ज्यादा स्टेबल, तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज करेगी। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं कि OH मेरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 हम इस पे ऐड करते हैं, इसको डिसोसिएट कराते हैं, तो मेरा यह फिनोक्साइड आयन प्लस H+ यहाँ पे बन रहा है। तो अब इस पे आप ध्यान से देखिए, एक तो इसको भी रज्जो मिल रही है, रेजोनेंस तो बेंजीन के कारण इसको मिल ही रही है, बट ये जो ग्रुप है यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंची, पता चला यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंची, तब तक इसको और ये पुशअप कर रहा है, पुश कर रहा है, यानी कि ये जो CH3 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑफिसर खींचने नहीं रहा है, बट इसको और पुश कर रहा है। तो यह इलेक्ट्रॉन जल्दी भागना चाहेगी ना, ये अनस्टेबल हो रही है एक तरह से, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लाउड हो रहा है। तो फिर यह जो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वह अनस्टेबल है, किसके कंपेयर में? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसके कंपेयर में। तो जाहिर सी बात है जब अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो यह हाइड्रोजन नहीं रिलीज करना चाहेगी, यानी कि पकड़ कर रखेगी, यानी कि एसिडिटी इसकी लो होगी। सिंपल सी यही बात थी। अब समझ में आया है तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। एक पॉइंट आप याद रख लीजिए, आप कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिनॉल पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लग रहा है तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। अगर फिनॉल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है तो डिक्रीज होगी। अब इसमें भी आपको कंफ्यूजन अगर याद नहीं रहे यार, कभी कंफ्यूजन कि डोनेटिंग ग्रुप है विड्रॉइंग ग्रुप है, किसमें बढ़ रही थी यार, किसमें घट रही थी, तो डोनेटिंग है यानी कि बढ़ रही है। आप किसी को डोनेट कर रहे हैं, इतना से याद रखिए, आप किसी को डोनेट कर रहे हैं तो उसके पास बढ़ रहा है, यानी कि आप हमें पैसा डोनेट कर रहे हैं तो मेरे पास पैसा बढ़ रहा है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि डोनेट किए तो मेरे पास पैसा बढ़ा है, यानी कि सॉरी तो सब मिस्टेक हो गया था मेरे। जो डोनेटिंग है वो तो अनस्टेबल करे, तो जो डोनेटिंग है वह डिक्रीज करेगी और इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ले रही है वह इंक्रीज करेगी। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो मैं अनस्टेबल हूँ, मुझे डर है यार कि हाँ इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, तो अगर मैं उसमें से 50% आपको दे दिया तो मैं स्टेबल जोन में, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। तो वही बात है, अगर मैं डोनेट कर दिया, आपको जो डोनेट कर दिया तो मेरे पास पैसे घटे, मैं आपको पैसे डोनेट कर दिया तो यार सिंपल बात, मेरे पास पैसे घट रहे तो मेरे पास पैसे घटे तो एसिडिटी डिक्रीज हुई। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मैं इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज हुई। अगर ये भी नहीं समझ में आया हो तो भी कोई बात नहीं, फिर से देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आप भी अपने ट्रिक बना सकते हैं याद रखने के लिए। आप सिंपल से एटीएम मशीन से आप पैसा निकालने गए तो पैसा आप विड्रॉ किए, तो आपके पास पैसा जीरो बैलेंस था, अब बढ़ गया। आप एटीएम से गए, पैसा निकाले नहीं निकला, बल्कि आपका पैसा कट गया, आप उसको डोनेट कर दिए तो एटीएम का पैसा बढ़ गया, यानी कि वह एसिडिटी इंक्रीज हुई। तो जब भी डोनेटिंग का केस आएगा वहां पे एसिडिटी डिक्रीज होगी, और जब भी विड्रॉइंग का केस आएगा वहां पे इंक्रीज होगी। आप एक बात याद रखिए, आप विड्रॉ कर लिए, पैसा जीरो बैलेंस था, आप पैसा निकाले तो आपके पास पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ा तो एसिडिटी बढ़ गई, और इसकी अपोजिट डोनेटिंग में हो जाएगा। अब याद हो गया। तो आज का लेक्चर मेरा बस इतना ही था। अब नेक्स्ट में हम एंट्री करेंगे, तो अब केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रिएक्शंस ऑफ फिनोल, वहां पे मैं मैकेनिज्म के साथ बढ़ूंगा और अच्छे से समझाऊंगा आपको। और यहाँ भी बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बहुत सिंपल वे से डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना भी मेरे पास नॉलेज है। तो आप भी थोड़ा सा कंसंट्रेट लेवल होकर इसको एक्सेप्ट कीजिए, और अगर सही वाकई में आपको अच्छा फील आ रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को प्रमोट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।